Hello everyone, welcome back to the video in our series of 46 year previous year question for Indian economy, जहां पर हम 1979 से 2024 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने सारे क्वेश्चन को 5 सब यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेमोग्राफी, पॉवर्टी, थर्ड इज एग्रीकल्चर, फोर्थ इज इंडियन इंडस्ट्री एंड फिफ्थ इज टर्शरी सेक्टर। सो वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन ऑफ टर्शरी यूनिट इन प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट में वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं और इन सारे क्वेश्चन को 79 से 2024 तक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर इन द इंडियन नेशनल इकोनॉमी। इस यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज द यूनिट थर्ड एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो फॉर दिस यूनिट। चलिए, सो फर्स्ट पार्ट वन ऑफ थर्ड यूनिट। पहला क्वेश्चन 1982 का क्वेश्चन है ये। 79 में प्रॉब्ली कोई क्वेश्चन नहीं था, इसलिए वहां पर नहीं है। 82 का फर्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड्स रिफर टू। ऑपरेशन फ्लड का रेफर, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, यूज ऑफ प्रिवेंटिव मेजर फॉर फ्लड डिवास्टेशन। फ्लड डिवास्टेशन को कम करने का प्रिवेंटिव मेजर, हम जानते हैं ये तो नहीं है। ए स्टडी अबाउट फ्लड, नहीं जी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। डेयरी डेवलपमेंट फॉर इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। अगर आपने इंडियन एग्रीकल्चर का की हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी सी, जो इकोनॉमी में है, हम पढ़ते हैं जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सेट्रा, तो उसमें हम ऑपरेशन फ्लड भी पढ़ते हैं। ये है डेयरी डेवलपमेंट फॉर इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, तो इसका रिलेशन मिल्क प्रोडक्शन से है और यही सही आंसर है मेरे हिसाब से। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सी, ऑपरेशन फ्लड इज अ प्रोग्राम फॉर, किस चीज का प्रोग्राम है ये? इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अंडर दिस प्रोग्राम फार्मर पूल the milk then which is processed and supplied to urban center through farmers cooperative. Operation Flood, one of the world's largest rural development program, right? कब लॉन्च हुआ था ये? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड हेल्प्ड इन डेयरी फार्मर डायरेक्ट देयर ओन डेवलप। तो इसमें जो पहले जो इंटरमीडिएरीज होते थे बहुत सारे, वो बहुत ज्यादा मार्जिन कमा रहे थे, उनको हटा के एक डायरेक्ट बना। ऑपरेशन फ्लड ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, ए फ्लड ऑफ द मिल्क, तो मिल्क की पहाड़ आ गई। ऑगमेंट रूरल इनकम को बढ़ाना एंड रीजनेबल प्राइस टू कंज्यूमर, प्राइसेस कंज्यूमर को भी रीजनेबल प्राइस मिले। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग 1988। तो अगर एग्रीकल्चर में मशीन का यूज होगा तो क्या? हायर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। जी, मशीन्स लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर एक्सेट्रा महंगी आती हैं, तो हायर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ये एब्सोल्युटली करेक्ट ये होगा, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है, पैसे लगेंगे तो वो कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका हायर पर यूनिट प्रोडक्टिविटी, जी हाँ, ये तो फायदा है। एक जमीन पर जल्दी काम होगा, उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ज्यादा यील्ड होगी, दिस इज करेक्ट। हायर डोज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर हम मशीन लेंगे तो लेबर का यूज कम होगा, तो इस तरीके से ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, कम लोगों का यूज होगा उसी एग्रीकल्चर में, तो ये गलत है। थर्ड एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, राइट। अब हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विच इज 1 and 4 एंड ऑप्शन बी विच इज 1 and 2। 4 क्या है? हायर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या है? लैंड है और लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर है, बहुत सारी लेबर है हमारे पास, तो है, राइट। अब इस लेबर का यूज मैकेनाइजेशन के बाद नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके से हायर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज नहीं होगा। लैंड का तो हो जाएगा बेटर यूटिलाइजेशन, बट लेबर का नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर है 1 and 2 विच इज बी, राइट। सो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगी, पर यूनिट प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं जबकि कम होगा, तो ये हमने रिजेक्ट कर दिया था। एंड देन वी लुक एट हायर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का हायर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि लेबर का नहीं होगा, लैंड का तो हो जाएगा। देयरफॉर योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। लेट्स लुक एट दिस आंसर। तो आंसर के हिसाब से मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विल लीड टू हायर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज मनी रिक्वायर्ड फॉर मैकेनाइजेशन। तो मैकेनाइजेशन में पैसा खर्च होगा तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, विच इज लॉजिकल। हाउएवर मैकेनाइजेशन रिड्यूसेस लेबर रिक्वायरमेंट, थस लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैकेनाइजेशन करेंगे तो लेबर की जरूरत कम हो जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। मैकेनाइजेशन विल नॉट लीड टू हायर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वेयर चीप लेबर इज अवेलेबल, क्योंकि हमारी लेबर बहुत ही चीप है, तो उसका तो बहुत यूटिलाइजेशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर होल्डिंग हैव द लार्जेस्ट परसेंटेज इन इंडिया। तो इंडिया की एग्रीकल्चर होल्डिंग को क्लासिफाई किया जाता है मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। आपको बताना है
इनमें से कौन सी होल्डिंग का सबसे ज्यादा परसेंटेज शेयर है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एग्रीकल्चर सेंसस पढ़ा है तो इंडिया में 86% ऑफ द फार्मर आर स्मॉल एंड मार्जिनल। 86% इन दोनों में आते हैं, ये तो मुझे याद है। और इसके अंदर अगर आप एक्चुअली थोड़ा सा केयरफुली पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे, तो ये जो मार्जिनल फार्मर है यही सबसे ज्यादा होते हैं, लार्ज सबसे कम होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर परसेंटेज। अगर देखेंगे एरिया ज्यादा होगा, लेकिन अगर परसेंटेज काउंट करेंगे तो 86% आर स्मॉल एंड मार्जिनल, और उसमें मार्जिनल सबसे ज्यादा होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मार्जिनल लैंड होल्डिंग कंस्टिट्यूट 67%। तो मैंने आपको बताया था स्मॉल एंड मार्जिनल दोनों था 86, राइट, 15 16 मार्जिनल स्मॉल मिला के 86 हो रहा है, और जो मार्जिनल है वो 67% है। दस हैव द लार्जेस्ट परसेंटेज। अब आप मुझे बताइए मार्जिनल लैंड होल्डिंग की डेफिनेशन क्या, कितने हेक्टेयर तक मार्जिनल लैंड होल्डिंग में काउंट किया जाता है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डिस्कस दैट इनटू द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय। तो एग्रीकल्चर पे जो इनकम टैक्स लगेगा वो स्टेट को असाइन है। ये किसने असाइन किया है? ये 1995 का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा आपसे। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स स्टेट को मिलेगा, पर ये असाइन किसने किया? क्या फाइनेंस कमीशन ने किया, क्या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने किया है, क्या इंटरस्टेट काउंसिल ने किया, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किया? तो अगर आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, जो फाइनेंसेस से रिलेटेड आर्टिकल है उसमें पढ़ेंगे, तो एक्चुअली ये जो असाइंड किया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही कर दिया था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी समय पर कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया है अगर एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स होगा तो वो स्टेट को असाइन है। एंड प्रॉब्ली दिस इज द रीजन कि एग्रीकल्चर पे कोई इनकम टैक्स है ही नहीं, बिकॉज स्टेट विल नॉट वांट टू डू दैट, बी एज इट व्हाटएवर इट मे बी। चलिए देख लेते हैं। तो आर्टिकल 269 सेज इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो 6269 क्या बोलता है कि इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि एग्रीकल्चर पे अगर लगेगा तो वो एग्रीकल्चर के अलावा कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट लगाएगी। एंट्री 46 इन द स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल दिस गिव्स पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू इंपोज एग्रीकल्चर टैक्स। तो जो एग्रीकल्चर जो के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, हालांकि अभी कोई एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स है ही नहीं। तो इस फैक्ट यू शुड नो अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इंटरनेशनल ट्रेड इज लो इन कंटेक्स्ट ऑफ टोटल प्रोड्यूस। तो टोटल प्रोड्यूस के कंटेक्स्ट में किस क्रॉप में सबसे ज्यादा सबसे कम इंटरनेशनल ट्रेड होती है, कम करते हैं, राइट? तो एज ए परसेंटेज। नाउ अगर हम इसको सॉर्ट ऑफ लिटिल एम्बिग्यूअस यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये इंडिया के कंटेक्स्ट में है कि वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन है, हम इसको इंडिया का समझ के सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखेंगे इंडिया में जितनी कॉफ़ी कंज्यूम होती है, आई वुड से उतनी प्रॉब्ली प्रोड्यूस नहीं होती है। वी वुड प्रॉब्ली बी इंपोर्टिंग अ लॉट ऑफ कॉफ़ी because we have very limited area under cultivation in coffee and most of the coffee is anyway produced in Africa। तो हाँ तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। रबर भी जो है वो प्रोड्यूस होती है, हालांकि ये ट्रॉपिकल रीजन की प्राइमरी क्रॉप है एंड इट इज अ लॉट ऑफ इट इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ इंपोर्टेड इन इंडिया। तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा है, इसलिए काट देंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विद राइस एंड वीट। तो वीट में मैं बोलूँगा रिलेटिवली हमारा हिस्टोरिकली 1995 एक्सेट्रा वगैरह में वीट में हमारा ट्रेड रिलेटिवली ज़्यादा रहा है, बिकॉज पहले हमने इंपोर्ट भी किया है एंड वी आई थिंक एक्सपोर्टेड ऑल्सो नो। ऑन द अदर हैंड राइस अगर हम देखेंगे तो राइस इज द क्रॉप वी प्रोड्यूस अलॉट एंड वी ऑल्सो कंज्यूम अलॉट, और उसमें जो ट्रेड होता है वो मोस्टली लिमिटेड टू बासमती राइस, और बासमती राइस रिलेटिवली कम होता है। तो ज़्यादातर राइस होता है वो हम प्रोड्यूस भी करते हैं और खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो वीट और राइस के बीच में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट मैं फिर भी राइस के साथ जाना चाहूँगा, यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाऊँगा। तो चलिए इसका आंसर अब हम चेक करते हैं। ऑप्शन इसका ए है, राइस प्रोडक्शन इन इंडिया इज हाईएस्ट अमंग द सीरियल। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाली क्रॉप सीरियल्स में कौन सी है? राइस है, राइस हाईएस्ट। बट इस क्वालिटी ऑफ राइस कैन नॉट कम्पीट विद अदर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री, पर दूसरे कंट्री की क्वालिटी के साथ हम कम्पीट नहीं कर पाते। इस वजह से मोस्ट ऑफ द राइस प्रोड्यूसिंग इंडिया इज मेड फॉर इंटरनल कंजम्पशन, हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। एंड इंडिया में प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर ऑफ बासमती, हालांकि हम फिर भी बासमती राइस में प्रोड्यूस करते हैं, बट एज ए परसेंटेज ऑफ आवर ओन प्रोडक्शन इट इज रिलेटिवली लेस। दैट इज द पॉइंट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इन इंडिया रूरल इनकम आर जनरली लोअर देन अर्बन इनकम, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन अकाउंट फॉर इट। 1996 का क्वेश्चन है, रूरल एरियाज की इनकम कम है अर्बन एरिया से, उसका क्या रीजन है? पहला स्टेटमेंट, ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर आर इलिटरेट एंड नो लिटिल अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर। ये पहला रीजन दिया गया। इलिटरेसी है लेकिन 1995 तक लिटरेसी का लेवल भी बढ़ गया था, साथ ही साथ जो साइंटिफिक एग्रीकल्चर हो या ना हो
इंडिया में इनकम कम होने का एक रीजन ये है बिकॉज बहुत ज्यादा डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर। तो दैट इज द वन ऑफ द रीजन ऑफ लोअर इनकम एंड देयर आर अदर रीजंस आल्सो, बाकी भी रीजन है, लेकिन साइंटिफिक एग्रीकल्चर के बारे में ये पॉइंट मैं उतना सही नहीं मानता। लेट मी आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। तो इफ आई हैव टू मार्क इट, अगर मुझे मार्क करना है तो प्रॉब्लम इसको थोड़ा इनकरेक्ट मार्क कर दूंगा बिकॉज मुझे लगता है ये इलिटरेसी और साइंटिफिक एग्रीकल्चर नॉट इट मे नॉट बी द रीजन बिहाइंड लोअर इनकम। बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। प्राइसेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट आर लोअर देन दैट ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे क्रॉप्स एंड मिल्क एक्सेट्रा, इनके प्राइसेस कम है कंपेयर टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट लाइक टीवी, स्मार्टफोन। दिस इज करेक्ट, दिस इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि अगर प्राइस कम है तो सेल करने पे पैसे ही कम मिलेंगे फार्मर को, तो उसकी इनकम तो कम होगी। दिस इज करेक्ट। थर्ड, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज बीन लो व्हेन कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज बीन लो, ये हम जान सकते हैं, ये एविडेंट है। देखिए 45% ऑफ इंडिया का जो एरिया है एग्रीकल्चर के अंडर, वो अभी भी मानसून पे डिपेंडेंट है। वो क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि हमने एज ए कंट्री वहां पर इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो मानसून पे डिपेंडेंट है, मानसून पे डिपेंडेंट है तो जब क्रॉप फेलर होगा तो इनकम कम होगी। सिमिलरली बाकी जो भी मेथड्स वगैरह अडॉप्ट किया सकते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए, जैसे मशीनरी सेटअप, वो भी नहीं किया, इसलिए भी प्रोडक्टिविटी कम है और फिर इनकम कम है। तो ये भी सही आंसर है। फर्स्ट थोड़ा सा डाउटफुल है, बट मैं बोलूंगा कि ये साइंटिफिक एग्रीकल्चर के से रिलेटिवली उतना डायरेक्ट रीजन मैं इसको नहीं मानूंगा, इसलिए आई विल गो विद ऑप्शन डी। 2 and 3 यहां पर के साथ मैं जाऊंगा। लेट्स चेक इस आंसर डी। यस, प्रिवेलिंग लिटरेसी इन रूरल एरिया डज नॉट लोअर प्रोडक्टिविटी। ये जो लिटरेसी है उससे प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती है। तो फार्मर हैज एडिक्वेट नॉलेज ऑफ फार्मिंग टेक्निक। तो हो सकता है बिल्कुल लेटेस्ट ना हो, लेकिन एडिक्वेट नॉलेज है फार्मर के पास। लो प्राइसेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट के लो प्राइसेस कंपेयर टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर कंपेयर टू इंडस्ट्री आर द मेजर फैक्टर विच अकाउंट फॉर लो इनकम। तो एक तो प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे क्रॉप मिल्क के प्राइसेस कम होना कंपेयर टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जैसे टीवी एक्सेट्रा, मैंने आपको बताया स्मार्टफोन, एक ही रीजन है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कम किया गया है एग्रीकल्चर में, वो एक मेन रीजन है एग्रीकल्चर की वजह से रूरल हाउस होल्ड की इनकम कम होने। यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट भी दिया गया है, हम इसको भी देख सकते हैं। तो देखिए इस चार्ट के हिसाब से जो रूरल एरियाज हैं, ठीक है, वहां पे हाउस होल्ड की इनकम है 1.76 लाख, अर्बन एरिया है वहां पर है 2.67 लाख। तो ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस का रीजन यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्ट के प्राइसेस का कम होना और दूसरा है इन्वेस्टमेंट कम होना, इसको माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जानने के पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कम कीमत में और बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देखें। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उस वीडियो के बाद। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस। इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसी एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसाइट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस। वेलकम बैक। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो हमें ये इनको मैच करना है और करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। 97 का क्वेश्चन है। कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड कंट्रीज ऑफ डेस्टिनेशन। तो एक्सपोर्ट कौन सी हम करते हैं इंडिया से और उनका डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पर 4 लेफ्ट में ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शन है, राइट। चलिए देखते हैं। आयरन ओर, व्हाट इज डेस्टिनेशन? रशिया, यूएसए, जापान, यूके, कनाडा। पहला ये। लेदर गुड्स सेकंड है, टी थर्ड है और कॉटन फैब्रिक है, राइट। अब अगर आप जानेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टी है वो यूएस में कंज्यूम नहीं होती है, इट इज मोर ऑफ अ कॉफी कंट्री। टी इज समथिंग विच यू गॉट फ्रॉम यूके।
जो ब्रिटिश थे वो टी कंज्यूम करते थे और उसको उन्होंने पॉपुलर भी बनाया, इंडिया में भी किया और बाद में दूसरी कंट्रीज में भी दे सॉर्ट ऑफ मेड इट पॉपुलर। तो आई वुड गो मैच टी विथ यूके, राइट। अगला देखते हैं, देन लेट्स लुक एट आयरन ओर। तो अगर आप देखेंगे जो जापान है वहाँ पे दे डोंट हैव आयरन ओर, they do have steel factories but they don't have iron ore. So we will look at as an option that if we were to sort of match A, which is iron ore, we can match it with Japan, क्योंकि जापान में स्टील फैक्ट्री है बट आयरन ओर नहीं है, तो दे वुड प्रॉब्ली बी इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, ठीक है। और अभी तो हम और भी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, तो आई विल मैच आयरन ओर विथ जापान, राइट। तो जापान में स्टील फैक्ट्रीज हैं, आयरन ओर है नहीं, इंडिया के पास आयरन ओर है, स्टील फैक्ट्रीज है भी है, but we can also export. So that is being, so I match there. Now let's look at our option. So we have T, which is C is 4. So let's look at, this is C2, I will eliminate this. This is C1, I will eliminate this. This is C4, this is C4. So now I have two options, right? I am not very sure about leather goods and cotton fabrics, so I am going to hold on to them. मैं अभी उनको बाद में देखूंगा, पहले मैं इन दोनों ऑप्शन को देखता हूँ, क्या मैं इस ऑप्शन से जा सकता हूँ। लेदर गुड्स प्रॉब्ली बी और सी में अगर हम देखेंगे तो ए जो है, ए को ए के साथ में 1 के साथ मैच किया है रशिया, एंड ए को 3 के साथ मैच, दो ऑप्शन दिया है। तो गिवन दैट आई डोंट थिंक रशिया वुड बी इंपोर्टिंग आयरन ओर, दे हैव लार्ज कंट्री, लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व एक्सेट्रा, सो दे वुड हैव देयर ओन रिजर्व, उनके खुद के रिजर्व होंगे। जापान ऑन द अदर हैंड छोटा कंट्री है, इंडस्ट्रियलाइज है, स्टील तो जरूरत पड़ती है बट छोटा कंट्री है, दे डोंट हैव माइन एक्सेट्रा। So I will go with, in that case, even without knowing very clear idea about leather and cotton goods, I will go with option B, which is A3, जहाँ पर आयरन और जापान के साथ मैच किया जा रहा है, और T को C जो है उसको यूके के साथ मैच किया रहा है, उसके साथ में बोलता है B, लेदर गुड्स रशिया में पॉसिबल, बिकॉज रशिया इज अ कोल्ड कंट्री एंड वी कुड बी sort of exporting leather goods from here to Russia, and sort of helpful in that sense. And then you have D2, which is cotton fabrics to USA. It is possible because USA earlier had a lot of textile mills, etc., industry, etc., which could have been there earlier. So I will go with B. Now let's look at the answer. So the B is the correct answer, and this is here. Iron ore is exported to Japan, right? तो आयरन ओर जो है उसको जापान में एक्सपोर्ट किया जाता था, आयरन ओर एक्सपोर्टेड टू जापान, लेदर गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू रशिया, टी इज एक्सपोर्टेड टू यूके, मैंने आपको रीजन बताया क्योंकि यूके ने ही पॉपुलर बनाया था, और इंडिया में कॉटन फैब्रिक एक्सपोर्टेड टू यूएसए। तो इंडिया टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर एंड व्हाट दे बाई, क्या क्या यूएसए हम जान लेते हैं बिकॉज यूएसए न्यूज में भी है, ट्रम्प जो टैरिफ वगैरह पे कर रहे हैं तो उससे हो सकता है यूजफुल भी हो। पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन भेजते हैं वहां पर, फार्मास्यूटिकल बेचते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर वेरी इंपॉर्टेंट सप्लाई टू फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड ऑर्गेनिक केमिकल, राइट। चाइना को हम क्या भेजते हैं, आयरन और कॉटन, ऑर्गेनिक केमिकल, पेट्रोलियम, आयरन और स्टील। दिस इज इंपॉर्टेंट टेबल एक्चुअली, यू कैन हैव अ लुक एटलीस्ट टॉप 4-5 प्लेयर, कि इसमें आपको आइडिया मिलेगा कि हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बी था, और आपने देखा कि कई बार आपको बहुत क्लियरली नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था, एंड उसके बावजूद मैं एक इंटेलिजेंट गेसिंग के थ्रू वहाँ पर उस सही आंसर पर पहुँच गया। सो मैं चाहूँगा कि आप कम इन्फॉर्मेशन के साथ, हालांकि इट विल नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपको बिल्कुल नहीं पता हो तो आंसर में, लेकिन आपको कुछ थोड़ा बहुत भी आइडिया तो उससे आप एलिमिनेशन के थ्रू आंसर्स पे पहुंच सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर पहुंचा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 1999 का क्वेश्चन है, रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया आर हाई एंड हैव बीन राइजिंग इन रिसेंट ईयर्स, राइट। तो इंडिया में रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा हैं और पिछले कुछ सालों में बढ़ती रही है, विच इज फैक्ट। कई जगह डेवलपमेंट है, कई जगह कम डेवलपमेंट है, इस बारे में ये क्वेश्चन है। नाउ एग्रीकल्चर में क्लासीफाई किया है तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि दिस इज रिलेटेड टू सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, बट एग्जामिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। स्टेटमेंट 1, देयर इज अ परसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम ओनली इन सेलेक्ट लोकेशन। ये करेक्ट है बिकॉज अगर आप एग्रीकल्चर के हिसाब से देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा वगैरह में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ, इरिगेशन में, फिर हाई यील्ड वेराइटी में, ठीक है, तो और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर एंड एक्सेट्रा, एपीएमसी वगैरह भी सेटअप की गई, काफ़ी डेंस है वहाँ पर, तो वहाँ पर बार बार डेवलपमेंट हो। कुछ एरिया जैसे स्पेशली ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया एंड इवन मध्य प्रदेश एक्सेट्रा कम डेवलप हुए क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट होने चाहिए थे नहीं हो, तो ये सही आंसर है। सेकंड, सम एरियाज आर एग्रो क्लाइमेटिकली लेस कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट, ये भी करेक्ट है बिकॉज कुछ एरिया जहाँ पर रेनफॉल कम होती है, पानी की अवेलेबिलिटी कम है, या सॉइल सही नहीं है, जैसे कि अगर पानी की बात करें तो बुंदेलखंड लेस रेनफॉल, सॉइल इज ऑल्सो नॉट गुड। राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट जहाँ पे सैंड है, वहाँ पर भी आपको कम लेस कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप कैसे हो सकता है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, सम एरियाज कंटिन्यू टू फेस लिटिल और नो एग्रीगेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीगेरियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है एंड इसीलिए वहाँ पर कंसिक्वेंट लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, तो इसलिए सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कुछ एरिया जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, इवन झारखंड एक्सेट्रा,
एंड मराठवाड़ा एक्सेट्रा, वहाँ पे एग्रीगेट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। सम एरियाज हैव फेस कंटिन्यूअस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कंटिन्यूअस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना, लेकिन दिस इज रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री एक्सेट्रा। फॉर एग्रीकल्चर दिस इज नॉट द मेन कंडीशन विच विल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है, बिकॉज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इस हाई यील्ड वैरायटी, और वहाँ पे नेचुरल सोर्सेज होंगे, जैसे अगर रिवर्स वगैरह ऑलरेडी हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है, भले ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल फॉर सम ब्रीफ पीरियड पंजाब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, बट फिर भी वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा खासा डेवलप था। उसका रीज़न ये है बिकॉज वहाँ पर रिवर्स वगैरह हैं और वहाँ पे इरिगेशन वगैरह काफ़ी अच्छा अवेलेबल है, तो इस वजह से डेवलपमेंट। तो आई वुड थिंक दिस इज एन लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर। हालांकि अगर ये क्वेश्चन इंडस्ट्री का होता तो ये एक इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ फैक्टर बन सकता था। दूसरा, हम वैसे भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनमें से एक को लीव करना है, बिकॉज लुक एट अवर ऑप्शन 1 2 3 1 2 4 1 3 4, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं जिसमें चारों हो। अगर चारों होते तो प्रॉब्लम हम उसको टू एन एक्सटेंट हम सॉर्ट ऑफ इंक्लूड करके गलत कर देते, बट हमें ऐसा ऑप्शन मिला ही नहीं है। तो अगर वैसा मुझे देखना है देन आई विल गो विथ 1 2 एंड 3 विच इज ए इज द राइट आंसर। हालांकि अगर एक ऑप्शन ऐसा होता जिसमें चारों इंक्लूड है तो मैं शायद इसको भी इंक्लूड कर लेता, बिकॉज थोड़ा बहुत फर्क तो इससे भी पड़ जाता, लेकिन लेट्स सी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज ए, इन्वेस्टमेंट, वेदर कंडीशंस एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो तीनों है, जो ए और बी और सी 1 और 2 और 3 में बताए गए थे हमें, इन्वेस्टमेंट, वेदर कंडीशन एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वेरी स्मॉल रोल इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर में इसका कम रोल होता है। हालांकि अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो दिस देन इट विल बिकम इंपॉर्टेंट फैक्टर, सो दैट इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन फार्मर्स आर अनहैप्पी, इंडियन फार्मर खुश नहीं है। चलिए जानते हैं क्यों खुश नहीं है। ओवर इंट्रोडक्शन ऑफ टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी, तो टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी है कुछ जिसको इंट्रोड्यूस किया गया और इंडियन फार्मर इसलिए खुश नहीं है, बिकॉज द सीड प्रोड्यूस बाय दिस टेक्नोलॉजी आर एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो सीड प्रोड्यूस होंगे उनका कुछ होने वाला है, इस वजह से वो खुश नहीं है। पहला देखते हैं, सो पुअर जर्मिनेशन, अगर पुअर जर्मिनेशन है तो लोग सीड खरीदेंगे ही क्यों, वो सीड तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो उसको इंट्रोड्यूस करने का कोई लॉजिक ही नहीं लगता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, तो ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, फ्रॉम लो यील्डिंग प्लांट डिस्पाइट द हाई क्वालिटी। अब अगर कोई प्लांट हाई क्वालिटी है और मतलब अगर वो लो यील्ड है तो हाई क्वालिटी कैसे होगा, राइट? तो ये तो ऑप्शन गलत वैसे ही लग रहा है, आप बिना न जाने ना जाने टर्मिनेटर सीड क्या है आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। गिव राइज टू सेक्सुअली स्टेराइल प्लांट, दैट कुड बी करेक्ट। ऑप्शन डी, गिव राइज टू प्लांट्स इनकेपेबल ऑफ फार्मिंग वायबल सीड, प्लांट जो कि इनका फार्मिंग वायबल सीड, ठीक है, ये भी वी नीड टू रीड these two options carefully. Give rise to sexually sterile plant. तो अगर आपको टर्मिनेटर सीड के बारे में पता है, ये ऐसे सीड होते हैं जिनको अगर आप प्लांट करेंगे, राइट, इफ यू sort of if you show them it is sown in the प्लांट होगा, जो भी है वो ग्रो होगा, लेकिन ये जो प्लांट होंगे इनमें बीच में पॉलिनेशन इनमें नहीं होगा, राइट? सो दे वोंट बी एबल टू जनरेट पॉलिनेट एंड देयरफॉर जनरेट सीड। सो दीज ये जो टर्मिनेटर सीड्स हैं दीज आर सेक्सुअली स्टेराइल प्लांट्स। तो ए और बी तो हमने वैसे भी काट दिया था, इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो है आपका सेक्सुअली स्टेराइल प्लांट्स, दे विल नॉट बी एबल टू पॉलिनेट, और इसमें फिर देयरफॉर कोई सीड्स वगैरह जो है वो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। तो फार्मर इसलिए अनहैप्पी है बिकॉज इंडिया में फार्मर एक बार खरीदते हैं सीड और उसको बार बार यूज करते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी ने नया तरीका निकाला, ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली कि एक बार सीड खरीदो, एक ही बार यूज कर पाओगे, अगली बार अगर सीड को यूज करना है तो फिर से खरीदना होगा। तो ये टेक्नोलॉजी है, प्रॉफिट के लिए किया गया है। हालांकि इंडियन फार्मर्स आर नॉट हैप्पी बिकॉज वो एक बार खरीद के कई बार यूज करते थे। तो आपका सही आंसर है सी, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स लुक एट द ऑप्शन। द टर्मिनेटर सीड्स इज ए gene is a specific genetic sequence है inserted into seeds DNA once activated by synthetic chemical catalyst। तो synthetic chemical catalyst से activate किया जाता है manufactured using the sequence render the seed and the crop it produces sterile, right? This means क्या मतलब है इसका, फार्मर कैन नॉट रिटेन सीड फॉर फ्यूचर क्रॉप एज इट प्रैक्टिस इन इंडिया, ठीक है, और इसे बार बार खरीदना पड़ेगा, यानी एक बार खरीदो, एक बार ही यूज कर पाएगा फार्मर, अगली बार उसे फिर से सीड खरीदना पड़ेगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन हियर। आई थिंक दिस इज एन वेरी गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिंक क्वेश्चन था, हमने यहाँ पर देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, कम हो रहा है, ऑफ 4 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है शुगर केन कहाँ ज्यादा प्रोड्यूस होता है, राइट? यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एंड ऑप्शन डी यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु।
देखिए अब दिस इज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन एंड इसलिए आपको कई बार जानना इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, लाइक आई वुड से कि राइस, व्हीट, शुगर केन एक्सेट्रा आपको जानना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो यूपी इज यू नो कुछ आइडिया हमें इसमें लग सकता है बिकॉज शुगर केन की प्रोड्यूसिंग की जो कंडीशन है वो अगर आप जानते हैं तो, और एक ब्रॉडली एक आइडिया लग सकते हैं कि हाँ ये स्टेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट। तो यूपी इज एक्चुअली इंडीड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो यूपी आपका लार्जेस्ट है। उसके बाद महाराष्ट्र, मराठवाड़ा वगैरह, मतलब बहुत सारी एरिया काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर शुगर मिल्स भी एक्सेट्रा हैं, तो महाराष्ट्र आपका सेकंड है, ठीक है। देन यू हैव तमिलनाडु एंड देन यू हैव आंध्र प्रदेश। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन एंड चलिए अब हम इसका एग्जैक्ट क्वांटम जान लेते हैं। तो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट इन इंडिया शुगर केन के हिसाब से सबसे पहले आपका यूपी है, राइट। दिस इज द फर्स्ट नंबर। देन यू हैव महाराष्ट्र, देन यू हैव कर्नाटका जो हमारे ऑप्शन में नहीं था, उसके बाद तमिलनाडु है और लास्ट में आंध्र प्रदेश है। तो ये 12-13 के डेटा के हिसाब से है। दिस क्वेश्चन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। तो इससे हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तो हमें जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है जैसे राइस, व्हीट, राइट, एंड शुगर केन इटसेल्फ, हमें इनके जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट वगैरह हैं वो हमें जानना चाहिए, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप के तो जानना ही चाहिए। एंड वी ऑल्सो देन देयर आर सम स्मॉलर कमर्शियल क्रॉप जिनका हमें पता होना चाहिए कहाँ पे होती है, टी, कॉफी एक्सेट्रा, वो आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इतना देखा जा सकता है। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। द एनुअल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट फॉर ए पीरियड 1991, 92, 1998, 1990 shown in the figure given below. Which one of the following product is इन क्वेश्चन? तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट का बार डायग्राम हमें दिया गया है, प्रोडक्शन इन लाख टन, और इस बार डायग्राम को देख के हमें बताना था कि ये पल्स है, व्हीट है, ऑयल सीड है ना राइस है। एंड वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, बट दिस गिव्स एन आइडिया कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इंडिया में व्हीट, ऑयल सीड और पल्स का प्रोडक्शन कितना है। आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। And we'll also discuss what is the quantum of produce right now for different crops, so that आपको एक थोड़ा सा आइडिया रहे कि किस क्रॉप का कितना प्रोडक्शन है, और ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। सो राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शंस के थ्रू विल गो थ्रू इट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2004 का क्वेश्चन है। रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज ए प्रोक्योरमेंट टारगेट रेदर देन ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। तो फूड ग्रेन के रिलेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोक्योरमेंट टारगेट होता है, ना कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट एक टारगेट की अनाउंस करके चलती है कि दिस उतना वो प्रोक्योर करना चाहते हैं, एंड दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग द योर पीडीएस, दिस इज करेक्ट। सो देयर इज इंडीड एक टारगेट होता है कि कितना ग्रेन प्रोक्योर करना है। ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओनली फॉर सीरियल्स। अभी आप जानते हैं कि देयर आर 23 क्रॉप्स जिनके लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है, एंड दैट इंक्लूड्स क्रॉप्स विच आर नॉट सीरियल्स आल्सो। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पर एक और जो कीवर्ड है वो है ओनली, ठीक है। तो आपको ऐसे वर्ड्स ओनली, ऐसे जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उन पर ध्यान देना। ओनली सीरियल्स क्यों भाई, देयर अदर क्रॉप्स होते हैं, पल्सेस आल्सो, उनके लिए भी अनाउंस किया जाता है, तो ये गलत है। 3 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, जो टीपीडीएस स्कीम है, आपने पीडीएस में पढ़ा होगा। व्हीट एंड राइस आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट यूनिफॉर्म सेंट्रल इशू प्राइसेस टू द स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एक ही सेंट्रल इशू प्राइस पर व्हीट एंड राइस देती है। ये स्टेटमेंट लॉजिकल लग रहा है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट सबको बराबर रेट पे देना चाहिए, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि मुझे कम दिया जा रहा है, इसको ज़्यादा दिया जा रहा है। तो दिस शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ऑल द स्टेट शुड बी ट्रीटेड फेयरली, तो दिस शुड ऑल्सो बी करेक्ट। So if we eliminate 2 and C, 1 and 3 are correct, then we are left with option C. So option C should be the right answer. Let's look at the answer. Regarding the food grain, Government of India follows procurement target rather than an open-ended procurement policy. ठीक है, तो एक procurement target होता है। अगर procurement target नहीं है तो गवर्नमेंट अलाउ दो procurement is to offered by the farmer at MSP, ठीक है। So that is and MSP is announced for यहाँ पर 22, I think ये book ये 23 होना चाहिए यहाँ पर। Now it is announced for 23 of not 22. Wheat and rice are issued by central government as uniform central issue prices to state and union territory. तो सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को एक यूनिफॉर्म प्राइस पर व्हीट एंड राइस दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टीपीडीएस में। और जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक कॉस्ट एंड इशू प्राइस फॉर फूड ग्रेन इज रिम्बर्स टू द एफसीआई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी इस प्राइस के बीच में जो भी खर्चा हुआ, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, इसमें आपका सारी कॉस्ट होती है, प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट, फिर आपका स्टोरेज एक्सेट्रा की कॉस्ट है। जो कॉस्ट के बीच का डिफरेंस हुआ, जो लॉस हुआ, वो एफसीआई को कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सब्सिडी के थ्रू, ठीक है। यही आपका फूड सब्सिडी का पार्ट है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2004। इंडिया कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल सीड इन कंट्री बिकॉज। तो इंडिया जो है ऑयल सीड का इम्पोर्ट ही करता है
उसके क्या रीजन है, ऐसा क्या रीजन है कि हम डिपेंडेंट है इंपोर्ट पर। स्टेटमेंट पढ़ते हैं एंड देन वी विल सी वेदर दीज आर लॉजिकल एंड नॉट। फार्मर प्रेफर टू गो फूड ग्रेन विद हाईली रिम्यूनरेटिव सपोर्ट प्राइसेस। करेक्ट। इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है दिस इज स्क्यूड किसके फेवर में, व्हीट और राइस के फेवर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एमएसपी के जो प्राइसेस हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं और इफेक्टिव है, यानी कि मिलते भी हैं। बाकी क्रॉप में एमएसपी पॉलिसी इतनी इफेक्टिव नहीं है। किसने बोला है? शांता कुमार कमेटी ने। कितने परसेंटेज को मिलता है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखें। राइट, सो ये सही है, करेक्ट। इस हिसाब से हम एलिमिनेट भी करते चलते हैं। सी एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट हमारा सही है। सेकंड, मोस्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इंडिया में जो ऑयल सीड का कल्टीवेशन होता है जिन एरियाज में, वहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी कम है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, इसलिए रेनफॉल कम होती है, ऑयल प्रोडक्शन कम, ऑयल सीड का प्रोडक्शन कम हो जाता है, फिर हम इंपोर्ट करते हैं। ये भी सही है, तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट, राइट। नो ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड। देन ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ फ्री ओरिजिन एंड राइस ब्रान हैव रिमेन अनएक्सप्लॉइटेड। तो जो ऑयल है फ्रॉम राइस ब्रान एक्सेट्रा हैज रिमेन अनएक्सप्लॉइटेड। दिस इज करेक्ट, क्योंकि राइस ब्रान वगैरह का हम इतना यूज नहीं करते। ऑल्दो वी कैन यूज इट, इट्स सॉर्ट ऑफ नॉट पॉपुलर बिकॉज वी स्टिल यूज लॉट ऑफ सोयाबीन, सरसों एंड रिफाइंड ऑयल हम यूज करते हैं, बट राइस ब्रान वगैरह यूज करते हैं, ये भी सही है। Fourth, it is far cheaper to import oil seed than to cultivate the oil seed crop. This does not seem logical. This is also, because बहुत सारा जो हम ऑयल सीड इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम पाम ऑयल भी करते हैं, अदर्स भी करते हैं, दैट कैन इंडीड बी कल्टिवेटेड। और हम सरसों का कई बार भी सोयाबीन एक्सेट्रा भी इंपोर्ट किया जाता है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। आपने देखा होगा कई बार जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, विच इज बिकॉज बिकॉज ये शॉर्टेज होती है और हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। और तो वो सस्ता तो नहीं पड़ता है, सस्ता तो हमारे जो इंडियन फार्मर अगर कल्टिवेट पड़ेंगे तो वही पड़ेगा, बिकॉज एनीवे देयर इज कॉस्ट भी होती है इंपोर्ट एक्सेट्रा की। तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी 1, 2 एंड 3। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। रिडक्शन इन रेनफॉल एंड लैक ऑफ सीड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी आर द मेन कॉज। एंड जैसे कि मैंने मेंशन किया था आपको यहाँ पर कि इट इज नॉट, इंपोर्ट चीपर नहीं होंगे बिकॉज हमें फॉरेक्स भी देना पड़ता है और भी कॉस्ट होती है, ठीक है, देन टू कल्टिवेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। This was the last question in our first video for agriculture unit of Indian economy. I will be back with the second video and we will continue our discussion on questions from agriculture unit in Indian economy. Thank you for supporting us. Please hit the subscribe button if you have still not subscribed us, and go watch our videos of Indian economy of unit number 5 tertiary sector. साथ ही साथ अगर आप ज्योग्राफी के प्रीवियस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसके वीडियो भी हमने पब्लिश किए हैं, वो आप देख सकते हैं। I will see you next time.